हेलो एवरीवन, आई एम राधिका एंड आज हम जो हमारी क्लास 12th की बुक है इंग्लिश की विस्तास, उसके फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके पहले मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं इससे रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं और आपको आपकी 12th के विस्तास और फ्लैमिंगो जो दोनों बुक्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल कराऊंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द थर्ड लेबल, मतलब तीसरा तल। तो आपकी बुक के हर एक पेज पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, ये व्हाट डज़ द थर्ड लेबल रिफर टू। तो ये आपका पेज नंबर 1 है। ऐसे ही आगे भी जो आपकी बुक है उसके पेज पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लेसन के बीच बीच से लिए गए हैं। तो मैंने मेरे आंसर्स में, नोट्स में उसको मार्क किया है कि किस पेज नंबर का कौन सा आंसर है, उसे आप ध्यान से देख लें ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर ढूंढने में दिक्कत ना होगी। तो अब हमारे आंसर्स हम देखते हैं कैसे हमें नोट्स बनाने हैं। जो हमारी बुक है विस्तास, उसका फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेबल के आंसर सब हम यहाँ से देखेंगे, इनके नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देखिए, जो लिखा है रीड एंड फाइंड आउट फर्स्ट NCERT पेज नंबर 1। तो जो NCERT का फर्स्ट पेज है, मैंने अभी बताया आपको, उसका जो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, व्हाट डज़ द थर्ड लेबल रिफ़र टू, तीसरा तल किसके लिए रिफ़र किया गया है। तो अब हम उसका आंसर देखेंगे। The third label refers to the subway of the Grand Central Station। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे था उसके लिए ये थर्ड लेबल रिफ़र किया गया था। The third label on the station was a medium of escape for Charlie, the narrator, from the harsh realities of modern life। जो थर्ड लेबल है, वो स्टेशन का जो थर्ड लेबल है वो एक माध्यम है भागने का चार्ली के लिए। चार्ली कौन है? नैरेटर है इस स्टोरी का। फ्रॉम द हार्ड्स रियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो वर्तमान समय की कठिन समस्याएं हैं, सच्चाई है, उससे भागने के लिए ये एक माध्यम है नैरेटर के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 5 से लिया गया है, क्या है? वुड चार्ली एवर गो बैक to the ticket counter on the third label to buy tickets to Galesburg for himself and his wife। क्वेश्चन कहता है कि क्या चार्ली कभी वापस गया उस टिकट काउंटर पर जो थर्ड लेबल पर है टिकट्स खरीदने के लिए, गेल्सबर्ग के लिए। किस किस के लिए? फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, खुद के लिए और पत्नी के लिए, उसकी पत्नी के लिए। तो इसका आंसर है नो, ही वुड नेवर go back to the ticket counter on the third label to buy tickets to Galesburg for himself and his wife। तो देखिए, ये आंसर देखने में बड़ा लग रहा है, इसके लिए क्या आप कभी भी घबराएं ना, क्योंकि ये पूरा आपके क्वेश्चन से कॉपी किया गया है। देखिए, नो ही वुड नेवर, ये आपने लिखा, फिर ये देखिए गो बैक, ये पूरा वहीं से आ गया। देखिए, गो बैक टू द टिकट्स counter on the third label to buy tickets to Galesburg for himself and his wife। ये देखिए, ये पूरा आपका क्वेश्चन से आएगा। तो आप आंसर को देख के भयभीत ना हो कि ये इतना सारा मुझे लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ से हमें लिखना है बिकॉज द थर्ड लेबल वॉज हिज इमेजिनेशन। जो तीसरा तल है वो सिर्फ उसकी सोच है। ऐसा नहीं है कि थर्ड लेबल वाकई में कहीं एग्जिस्ट करता है। सिर्फ जो हमारा नैरेटर है, कौन है? चार्ली है, हमें याद रखना है। तो उसकी इमेजिनेशन में है थर्ड लेबल। और वो ऐसा क्यों कर रहा है इमेजिन? क्योंकि जो हार्श रियलिटीज़ है मॉडर्न लाइफ की, उससे भागना चाहता है वो। तो वो अपने दिमाग में ख्याल बनाता रहता है कि एक थर्ड लेबल है जो कि किसी और सदी में है, वहाँ जाना है, वहाँ है वो वाकई। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी इमेजिनेशन है। पूरी स्टोरी इसी के ऊपर दी गई है। अब हम आते हैं रीडिंग विथ इनसाइट पर। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अब हम इन सबको हमारे कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कैसे नोट्स बनाने हैं वो मैं आपको बताती ही जा रही हूँ। नोट्स ही प्रोवाइड किए हैं मैंने आपको, बोर्ड पे ना लिखा के, ताकि आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सकें। मैं आपको समझा भी इसीलिए रही हूँ ताकि आप इन्हें आसानी से
लर्न भी कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेबल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वाई? तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो थर्ड लेबल है वो भागने का एक माध्यम है चार्ली के लिए? क्यों, वाई? दो क्वेश्चन आ गए हैं, देखिए, एक तो ये और एक ये। तो हम आंसर देखते हैं, यस, द थर्ड लेबल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। गौर से देखिए, क्वेश्चन को मिलाते चलिए क्योंकि क्वेश्चन से ही लिया गया है इसको इतना। द हार्श रियलिटीज़, जैसा कि हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में अभी देखा था, वही आंसर है सेम। तो द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द मॉडर्न लाइफ मेक लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट एंड अनबियरेबल। मैन हैज़ टू कन्फ्रंट दैम ऑल द टाइम। तो जो समस्यात्मक स्थिति है आज के जीवन की, द हार्श रियलिटी, मतलब जो बड़ी ही कठोर सच्चाई है जीवन की, वर्तमान समय की मॉडर्न लाइफ, मेक लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट, मतलब व्यक्ति के जीवन के लिए उसने उतना आसान नहीं रहने दिया है जितना पहले हुआ करता था। तो व्यक्ति उसके सामने टिक नहीं पाता है, इसीलिए वो चाहता है कि वो वर्तमान समय की समस्याओं से दूर भागे। उसी का एक माध्यम चार्ली ने ढूंढा था, थर्ड लेबल। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सैम के लेटर से चार्ली को क्या पता चलता है? तो आंसर है, द वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर वॉज सराउंडेड इन माइस्ट्री। जो सैम का लेटर है वो रहस्यों से भरा हुआ था। द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू चार्ली। इन इट, जो लेटर था वो चार्ली को संबोधित करते हुए था। सैम हैड इन्फॉर्म्ड चार्ली दैट ही वॉज इन गेल्सबर्ग, इलेनियस। मतलब सैम को बताता है चार्ली कि वो वर्तमान में कहाँ पे है, गेल्सबर्ग में है। तो सैम, हमने स्टोरी में देखा है कि चार्ली का मनोवैज्ञानिक है, उसका साइकोलॉजिस्ट है, और वो उसको कहता है कि तीसरा तर नहीं है और तुम्हें इस बात की सिर्फ संभावना हो रही है, तुम्हारी कल्पनाएं हैं, सीधी सी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सडनली एक दिन क्या होता है, सैम का ही लेटर उसे मिलता है। तो अब वो सैम का लेटर मिलना क्या कंडीशन है, इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है आपसे। तीसरा क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वरी, वॉर एंड स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम दैम? जो वर्तमान समय है दुनिया का, जो वर्तमान दुनिया है वो पूरी तरह से असुरक्षा, डर, चिंता, युद्ध और तनाव से भरी हुई है। What are the ways in which we attempt to overcome them? ऐसे कौन से तरीके हैं जिनमें हम इससे बाहर निकल सकते हैं या इससे डील कर सकते हैं? तो we can overcome the anxieties and insecurities beat by रीडिंग बुक्स। तो रीडिंग बुक्स एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है हमारी समस्याओं और तनाव से दूर रहने का। इट इज़ इक्विवेलेंट टू हैविंग गुड फ्रेंड्स। जो किताबें हैं वो किसी भी एक अच्छे मित्र के ही समान होती हैं। सिंपल एक्टिविटीज़ लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, वॉचिंग प्लेज कैन हेल्प अस गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। तो म्यूज़िक को सुनना या म्यूज़िक बजाना, देखना, गाना। वॉचिंग प्ले का मतलब होता है जो भी नाटक होते हैं उन नाटक को देखना। ये सब हमें हमारे तनाव से दूर करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है जो 4 नंबर का है कि डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? Yes, there are certain instances in the story that show an intersection of time and space. तो क्या आपने कहीं पर समय और स्थान का इंटरसेक्शन देखा है स्टोरी में, जहाँ दोनों ही बातें अलग अलग समय के अनुसार दिखा रहे हो? तो हाँ, कई जगह दिखाया गया है। जैसे द फर्स्ट 2 labels ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट टाइम while the third label in the 1890। मतलब
आज का टाइम दिखा रहे हैं और फिर पीछे 1890 का दिखा रहे हैं। तो यही बात है कि वर्तमान में जो 2 लेबल हैं ग्रांड सेंट्रल के वो बताए जा रहे हैं और अगले ही सेंटेंस में उन्हें 1890 की बात बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, अपीरेंट लॉजिकली। क्वेश्चन नंबर 5, apparent illogicality sometimes turn out to be a futuristic projection. Discuss। तो इसमें बताया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्तमान के समय के हिसाब से हमें लॉजिकल नहीं लगती हैं, लेकिन उनमें भविष्य रिप्रेजेंट होता है, हमें भविष्य दिखाई देता है। तो इसके बारे में बताइए। तो आंसर है, इट इज़ ट्रू दैट वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट सीम इलॉजिकल। यह सत्य है कि एक समय पर दिखाया जाता है कि ये लॉजिकल है, इलॉजिकल है, मे टर्न आउट टू बी रिवोल्यूशनरी। आगे जाके शायद वो किसी क्रांतिकारी परिवर्तन में दिखाए भविष्य के लिए। थिंग्स दैट चेंज द फ्यूचर ऑफ द मैनकाइंड, जो कि इंसान का जो भविष्य है उसको पूरी तरह से परिवर्तित कर दे। इसे हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे राइट ब्रदर्स ने प्लेन का आविष्कार किया था, तो क्या कोई सोच भी सकता था उसके बारे में, लेकिन उन्हें सोचा, जो कि उस समय पर सभी को इलॉजिकल लगता होगा जब उन्हें सोचा होगा, लेकिन जब उन्हें वो करके दिखाया तो उसका फ़ायदा हमें आज के समय में मिल रहा है। इसी तरह से 6th नंबर का क्वेश्चन है, country helps keep the past alive. Discuss other way in which this is done. What do you think of the human tendency to constantly move between the past, present and future? मतलब मनुष्य की वो स्थितियाँ बतानी है जो वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल के बीच में झूलती रहती हैं। वो मतलब हमेशा फंसा हुआ रहता है वर्तमान में, भले ही वह जीवन जी रहा है, लेकिन वह भूतकाल और भविष्य के लिए भी रहता है। तो उसका आंसर बनता है कलेक्टिंग हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स। मतलब जब हम कुछ पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, पेंटिंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस इन अ म्यूज़ियम, कलेक्टिंग एंड रीडिंग बुक्स रिटन इन डिफरेंट एराज। मतलब कई सारी एराज की बुक्स को इकट्ठा करना और उन्हें पढ़ना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं आपको जो बुक के इनसाइड से क्वेश्चन बनते हैं या ऑब्जेक्टिव भी कराऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको आवश्यकता होगी तो मैं ज़रूर उसे कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू सो मच।